नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। महाकुंभ के दौरान माना जा रहा है कि अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने आज प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात और सचिव अनुज झा अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के धार्मिक स्थलों का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अयोध्या में थीम पार्क बनेगा और मनोरंजन के लिए व्यवस्था होगी। अयोध्या आने वाले पर्यटकों का विजिट बढ़े और कम से कम 2 या 3 रात दिन अयोध्या में पर्यटक रुके, जिससे यहाँ के व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़े और उनकी आमदनी बढ़े। स्मार्ट सिटी के जरिए स्टेडियम, हेरिटेज स्ट्रक्चर प्रदर्शनी, भगवान राम के जीवन चरित्र को लेकर डिजिटल डिस्प्ले आदि की व्यवस्था की जाएगी। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही थी। यह जानकारी प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन पूजन मिल सके और सुगमता से वो वापस लौटें। सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। महापौर गिरीश त्रिपाठी भी मौजूद थे। जिसका भ्रमण कार्यक्रम था, निरीक्षण स्थानों का किया है। ये इसके 2 मुख्य पर्पस थे। एक तो ये कि आगामी जो कुंभ में जो लोग आएंगे 2025 में जो महाकुंभ हमारे यहाँ हो रहा है, तो उसमें से भारी संख्या में लोग अयोध्या जी भी आएंगे। तो उसके मुतल्लिक हम लोग को यहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ रखनी होंगी, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं उसमें से लोगों के रहने के लिए अस्पताल की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी की व्यवस्था, इन सब विषयों पे जो हम लोग को निर्देश भी प्राप्त हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी आज भी यहाँ आए हुए थे, तो उस क्रम में ये विजिट था। प्लस दूसरा जो कारण था कि मेयर साहब हमारे साथ हैं। अयोध्या को हम लोग एक सिर्फ धार्मिक नगरी के रूप में तो विकसित कर ही रहे हैं, परंतु ये भी आगे है कि इसकी जो सुविधाएं हैं वो इस प्रकार से हों कि लोग यहाँ पे आके रह सकें लंबे समय तक के लिए। जो सुविधाओं में हम लोग को आगे बढ़ाना है, तो उसके अंतर्गत स्मार्ट सिटीज़ में, स्टेट स्मार्ट सिटीज़ में, वैश्विक नगर योजना में, जो सरकार की अन्य योजनाएं नगर सृजन में, कई चीज़ों को हम लोग कंसीव कर रहे हैं। चाहे वो स्टेडियम के रूप में हो सिटी के लिए, या हेरिटेज स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना हो, या डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्जीबिशंस के लिए हो, या जैसे राम जी की पूरी जो जर्नी है उसको हम लोग डिजिटल डिस्प्ले या वेस्ट टू वंडर पार्क के रूप में विकसित करें एज अ थीम पार्क। उस पर कई जगह पे विचार मंथन हम लोग का चल रहा है, और इसमें हम लोग को यहाँ के प्रशासन और मेयर साहब का विशेष जो है इसमें रुचि। जी एक हमारे नेता हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं, और एक बूथ स्तर से लेके और विधानसभा स्तर तक कैसे सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से करते हुए हम लोग एक बहुत अच्छा जनादेश मिल्कीपुर से लाने जा रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है, और हम लोग ये पूरा विश्वास है कि मिल्कीपुर की धरती से इस बार जो संदेश आएगा वह पूरे भारत में उस संदेश की धमक दिखाई पड़ेगी। ठीक। सीएम योगी आज मिल्की पहुंचे। सीएम योगी के दौरे से सियासी पारा बढ़ गया। सीएम योगी ने मिल्कीपुर विधानसभा का जहां सियासी पारा बढ़ा, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं की भी डली। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों से बातचीत की और उनके मन को टटोला। कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान सीएम योगी ने जीत का मंत्र दिया और सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माना जा रहा है कि जल्द ही मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, मंकेश्वर शरण आदि मौजूद थे। बता दें कि भाजपा से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं की नब्ज आज टटोलने के लिए मुख्यमंत्री मिल्कीपुर पहुंचे थे। देखिए, एक तो आपके माध्यम से संपूर्ण अयोध्या वासियों को और प्रदेश वासियों को नववर्ष 2025 की अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मिल्कीपुर का उपचुनाव निकट भविष्य में संभावित है, और संभावना इस बात की है कि दिल्ली राज्य के साथ साथ दिल्ली विधानसभाओं के साथ मिल्कीपुर का भी चुनाव संभावित है। इस दृष्टि से अब तक की तैयारियों की समीक्षा किए जाने के लिए और कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पधारने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने
शक्ति केंद्र तक के पदाधिकारियों को उसके भीतर बुलाया है, उनके साथ वो बातचीत करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग भयभीत हैं, इतनी मंत्री लगा के खुद सीएम भी आ रहे हैं। नहीं, भयभीत नहीं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब सरकार में नहीं थे तब भी कार्यकर्ता थे और काम करते करते अब 50 साल हो गए। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर आज शोभा यात्रा निकाली गई। बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रमों की झांकियां सजाई। सिख समाज के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर खिड़की अली बेग स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण से नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान अवध विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन विजय गुप्ता ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। नगर कीर्तन शोभा यात्रा शहर के पुलिस लाइन क्षेत्र स्थित खिड़की अली बेग गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर कसाबवाड़ा फतेहगंज चौक होते हुए वापस पुलिस लाइन क्षेत्र स्थित गुरुद्वारे पर समाप्त हुई। नगर कीर्तन शोभा यात्रा का जगह जगह पर श्रद्धालुओं और सिख समाज के लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में हरिकिशन सिंह सनम और उनके साथियों द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर यह आयोजन हर वर्ष होता है। ये गुरुद्वारा दुख निवारण से निकल के फतेहगंज, बजाजा चौक, रीडगंज, आँख का अस्पताल, रिकाबगंज होते हुए पुनः वहीं पे समापन होगा। इसमें दूर दराज से काफ़ी लोग आए हुए हैं और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चल रहा है। पीछे पंच प्यारे चल रहे हैं। हरकिशन सिंह सनम जो टीवी कलाकार हैं वो भी आए हैं, जो कि भजन कीर्तन करते हुए साथ में आपके चल रहे हैं। गुरु नानक स्कूल, गुरु नानक एकेडमी के बच्चे भी साथ में भजन कीर्तन करते चल रहे हैं। और बच्चों की यही है कि गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का लिया जा रहा है, उनके उद्देश्यों पे चलने का अनुसरण किया जा रहा है। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख बीकापुर दिनेश वर्मा ने शनिवार को विकास खंड में स्थित कटारी गौशाला को गोद देने की घोषणा की। उन्होंने कटारी गौशाला पहुंचकर यहां का निरीक्षण किया और मौजूदा व्यवस्था का जायजा लिया। साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया तो पशुओं के रखरखाव पर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पशु चिकित्सक को बीमार पशुओं के समुचित इलाज के लिए जरूरी निर्देश दिए। पशु पालन की बाउंड्री वाल को मजबूत बनाने के लिए अवर अभियंता को निर्देशित किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कटारी स्थित गौशाला जनपद की आदर्श गौशाला के रूप में स्थापित की जाएगी। उन्होंने ग्राम पंचायत में स्थित अस्पताल की जमीन को अवैध कब्जे से अवमुक्त करते हुए गौशाला को मुक्त कराने के लिए उन्होंने मौके पर अधिकारियों से वार्ता की। जानवरों से ठंड से बचाव के लिए भी उन्होंने उपाय करने को कहा। ग्राम सभा में जो अस्थायी गौशाला बना हुआ है उसको हम अपनी पूरे ब्लॉक की सबसे अच्छी, ब्लॉक की ही नहीं पूरे जनपद की सबसे अच्छी गौशाला बनाने के क्रम में कुछ निर्णय लिया गया है, जिससे गौशाला को और बड़ा करना है। साफ़ सफाई तो ऐसे बहुत बेहतरीन है, लेकिन और भी बेहतरीन किया जाएगा। कुछ कमियां मिली हैं, उसमें हम सुधार करेंगे। और गायें यहाँ पर जो है आपस में गाय हैं और वो नर मादा दोनों एक ही साथ रह रहे हैं, इससे एक समस्या आ रही है। इसको हम जो है अलग करने का प्रयास करेंगे। अभी इसी क्रम में बात करेंगे वीडियो साहब से कि जो है दोनों अलग अलग रहें, लड़ने ना पाएँ। और इनकी क्षमता हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कम से कम 300 गौशाला, 300 गौवंश यहाँ पर रहें। उनके ठंड के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है और कोर्ट की भी व्यवस्था हम करा रहे हैं तुरंत अभी। और प्रधान जी को भी हम बहुत बधाई देते हैं कि हमारे प्रधान जी खुद एक्टिव हैं और इस गौशाला को सुंदर बनाने में वो भी अपनी अहम भूमिका अदा कर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री के 73वें जन्मदिवस पर कांग्रेसजनों तथा शुभचिंतकों ने उनके आवास पहुंच करके बुके भेंट करके तथा माल्यार्पण कर और केक काटकर उन्हें बधाई दी। पूर्व सांसद डॉक्टर खत्री के आवास पर जनपद के कोने कोने से कांग्रेस नेताओं ने पहुंचकर उन्हें बधाई दी। डॉक्टर खत्री ने इस अवसर पर कहा कि सभी कांग्रेसजनों, साथियों और शुभचिंतकों का प्रेम स्नेह ही हमारी और कांग्रेस की ताकत है। उन्होंने सभी का आभार जताया। अवसर पर आज जनपद के विभिन्न कोनों से कांग्रेस के साथी हमारे और जो शुभचिंतक हैं, मित्र हैं,
वो निरंतर आ रहे हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। निश्चित रूप से उससे एक ताकत तो मिलती ही है उम्र के इस पड़ाव पे। मैं सभी का आभारी हूँ, उन सभी लोगों का जो नहीं भी मिल पाए हैं, जिनका आशीर्वाद, जिनकी शुभकामनाएं मेरे जीवन में मेरे साथ रही हैं। मैं उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं और उन सभी के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नेता, मार्गदर्शक, जिनकी प्रेरणा से हम लोग लगभग 40-45 साल से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं, ऐसे नेता जो पूरे संगठन को, पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करके फैजाबाद जनपद में, अयोध्या जनपद में कांग्रेस को, लोगों को एकजुट बनाए रहे। आज उनके जन्मदिन पर उनके दीर्घायु की कामना करते हुए हम उनके स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। और हमारे नेता माननीय निर्मल खत्री जी ने, भैया निर्मल जी ने जिस अयोध्या फैजाबाद में जो विकास शुरुआत की थी, आज के पहले किसी ने नहीं किया था। अब अयोध्या में कुछ विकास कार्य होने लगा, लेकिन इसके पहले अयोध्या की जितने भी महत्वपूर्ण काम हो, चाहे अयोध्या का सरयू का 4 लेन का पुल हो, चाहे राम की पैड़ी हो, चाहे किसी परिक्रमा मार्ग हो, अयोध्या के कुंडों का सौंदर्यीकरण हो, भरतकुंड का सौंदर्यीकरण, सारा काम विकास का उनके द्वारा है। बॉम्बे के लिए नई ट्रेन हो, दिल्ली के नई ट्रेन हो, उनकी देन है। आज उनके कार्यों की याद करते हम सब उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। शहर के ऐतिहासिक गुलाबबाड़ी खेल के मैदान की दुर्दशा तथा मैदान को खेल का मैदान खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए जाने तथा साप्ताहिक गुरुवार की बाजार को अन्य जगह स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर के कल 5 जनवरी को शहर के गुलाबबाड़ी खेल के मैदान के सामने खिलाड़ियों, गणमान्य नागरिकों और सामाजिक लोगों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता संजय महेंद्रा ने बताया कि गुलाबबाड़ी के खेल मैदान की दुर्दशा को देखकर शहर के लोग नाराज हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता सूर्यकांत पांडे ने भी यहां लगने वाले जाम और निवासियों को होने वाली कठिनाइयों पर कड़ी आपत्ति जताई है। देखिए, ये गुलाबबाड़ी खेल का मैदान जो है, ये ऐतिहासिक मैदान था। इस गुलाबबाड़ी के खेल के मैदान में हमारी उम्र 56 साल हो गई। हम बचपन से देख रहे थे कि इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताएं, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, ऐसी प्रतियोगिताएं हरदम उसके अंदर होती रहती थीं। और शहर का जो नौजवान बच्चा है और सुबह बुजुर्ग लोग भी इसमें टहलने का काम करते थे और नौजवान बच्चे खेलने का काम करते थे। पूरा मैदान ये खेल के मैदान से भरा रहता था। 2017 में ये नजूल और प्रशासन की रणनीति के तहत कि इसके अंदर खेल ना हो, इस मैदान को पूरा कूड़े का ढेर से, बस के अड्डों से और पूरे मैदान को, जो इतना अच्छा मैदान था कि जो खिलाड़ी लोग जो टूर्नामेंट इसमें करवाते थे वो 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपये खर्च करके खेल के मैदान को खूब सुंदर बनवाते थे। उसकी एक एक कंकड़ी ईंट की जो है वो निकलवा के उसको किनारे किया जाता था और इसके अंदर सरकार का कोई योगदान नहीं होता था। जनता के पैसे से लेकर खेल की भावनाओं जिसमें थी, वो लोग इसके अंदर 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च करके टूर्नामेंट करवाते थे। 2017 के अंदर हमारे विधायक जी, जो वर्तमान में भी विधायक हैं अयोध्या से, इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर घोषणा भी किया था कि हमने 40 लाख रुपए सरकार से जो है वो इस पर पास करवा दिया है और ये खेल का मैदान बहुत सुरक्षित मिनी स्टेडियम के रूप में बनेगा। मगर इसकी बदहाली को देखकर आज मैदान के अंदर ईंटें, कंकड़, पत्थर से पूरा इसको भर दिया गया है। साप्ताहिक बाज़ार लगा दी गई है। आप रीडगंज चौराहे से देवकाली तक देख लीजिए, आप सुबह से शाम तक आप निकल नहीं सकते हैं। प्रशासन खुद यहाँ पे सैकड़ों पुलिस को लगवाती है, तो किसी तरह से यहाँ से वाहन प्रवेश आगे बढ़ता है। लोगों के साथ बैठक हुई,
बैठक के अंदर हम लोग ने जो है गुलाबबाड़ी मैदान खेल संघर्ष समिति का गठन किया है। हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे। हम लोग खिलाड़ी हैं, हम लोगों की खेल के प्रति बहुत ही भावनाएं हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। अब यहाँ के राजनेताओं से हम लोगों का पूरा जो है, चाहे वो पूर्व विधायक आपके पूर्व मंत्री पवन पांडे जी हों, चाहे 22.5 साल विधायक रहे हैं आपके लल्लू सिंह जी, 2 बार सांसद रहे हैं, निर्मल खत्री जी रहे हैं, वेद प्रकाश गुप्ता जी 2 बार विधायक रहे हैं। इन लोगों से सारी उम्मीदें हम लोगों को समाप्त हो चुकी हैं। हम लोग डायरेक्ट अब जो है जिलाधिकारी के मार्फत, कमिश्नर के मार्फत मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन देंगे। और वस्तुतः ऐतिहासिक रूप से फैज़ाबाद ज़िले का खेल का मैदान रहा है और वहाँ से नेशनल लेवल के कई खिलाड़ी हॉकी के भी, क्रिकेट के भी और दूसरे खेलों के निकले। पिछले कुछ दिनों से प्रशासन की लालच ने उस मैदान की हालत को ख़राब कर दिया है। हाल ये है कि बृहस्पतिवार के दिन पुलिस बैरिकेड करके उस मुख्य मार्ग को रोकती है, जिससे कम से कम 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर से आने वाले यात्रियों को तबाही होती है और उनको ये पता नहीं होता कि किधर से कट के हम जाएं कि कचहरी चौक रकाबगंज तक पहुंच सकें, जिला अस्पताल पहुंच सकें। ऐसे हालात में बहुत से मरीजों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। तो एक तो वो बृहस्पतिवार का झंझट है जिसमें घंटों लगता है उस पर पुल को पार करने में। दूसरे उसको परमानेंटली रोडवेज के संचालकों ने और बाहर के जो फुटकर व्यापारी हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। निश्चित रूप से ये पुलिस और प्रशासन, खास करके जो यातायात के जिम्मेदार सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वह रास्ता की निरंतरता को बनाए रखने के लिए और गुलाबबाड़ी की सुरक्षा और वहाँ खेलों को पुनः प्रस्थापित करने के लिए उसका संरक्षण कराएं और जो अरबों रुपया अभी तक नजूल विभाग को प्राप्त हुआ है उससे उसकी बाउंड्री वाल का निर्माण कराएं और पुरानी अवस्था में ला करके जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके हाथों में सौंपें, जैसा कि पहले होता था। पहले वहाँ प्रदर्शनी लग। जल निगम में कार्यरत कनिष्ठ सहायक पुष्पित श्रीवास्तव का ड्यूटी के समय आकस्मिक निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि 3 जनवरी को ड्यूटी पर तैनात पुष्पित श्रीवास्तव सुबह 10 बजे ड्यूटी पर आए और 11 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी। प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी महासंघ आकाश श्रीवास्तव ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मैं आकाश श्रीवास्तव, प्रांतीय महामंत्री कर्मचारी महासंघ, दिनांक 3 जनवरी 2025 को कार्यालय अधीक्षण अभियंता अयोध्या में कार्यरत हमारे कनिष्ठ सहायक पुष्पित श्रीवास्तव जी सुबह 10 बजे कार्यालय आए। करीब आधे पौन घंटे बाद 11:15 बजे उनकी अचानक तबीयत खराब हुई। उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, जहां से उनको फिर जिला हॉस्पिटल भेजा गया। रास्ते में उनका निधन हो गया। पुष्पित श्रीवास्तव जी अभी 33 साल की उम्र में 2016 में उनकी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी। उनके द्वारा 2 कार्यालयों को कार्य किया जा रहा था और कार्य की अधिकता और पिछला वेतन हमें अगस्त माह का अभी 30 दिसंबर 2024 को प्राप्त हुआ। इसके तनाव में उनका निधन हो गया। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि उनकी जितनी भी मदद की जा सके वो करा जाए। अनुकंपा नियुक्ति अघोषित रूप से बंद कर रखी है 2021 से, चूँकि अनुकंपा नियुक्ति का अभिप्राय यही था कि इस प्रकार की आपदा किसी परिवार में आ जाए तो उनका लालन पालन